सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर 1 का अपन वन शॉट रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा हुआ, और हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तुम लाइक करोगे तो एल्गोरिदम बाबा आगे तक पहुंचाएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। 4 से 6 नंबर का टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगा कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल याद करना है, कौन सा टॉपिक आपको रीड करते हुए चलना है, सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। ठीक है सर। पहला टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। मेरी बात को सुनना। ऑडिट की डेफिनेशन स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं पूछता है, पर ये डेफिनेशन पढ़ के जाना, समझ के जाना, और ऑटोमेटिकली आप 2 बार पढ़ोगे याद वैसे भी हो जाती है। ये डेफिनेशन पे वैसे ही फोकस बहुत ज्यादा होता है। सुनो ना मेरी बात को। तो कॉन्सेप्ट समझो सर। एक्स लिमिटेड का मैनेजमेंट है, वो बिजनेस को रन करता है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है। हाँ सर। अब शेयर होल्डर तो दूर बैठा है, तो शेयर होल्डर को लगा कि सर एक ऑडिटर को अपॉइंट करा जाए। वो शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करता है, और वो ऑडिटर क्या करता है सर? ऑडिट करता है। सर ऑडिटर कौन होता है? सीए इन प्रैक्टिस होता है। ठीक है सर। सर ये बेसिक बातों का ध्यान में रख के चलना। अब ऑडिटर ऑडिट किसकी करेगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किसने करे सर? एंटिटी ने, क्लाइंट ने प्रिपेयर करे। ठीक है सर। तो पहले बात करते हैं अपन ऑडिट की डेफिनेशन। फोकस करना। सर ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जामिनेशन सर? डिटेल चेकिंग। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है। हाँ सर। डिटेल चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेट्रा ऑफ एनी एंटिटी। सर इससे मतलब क्या कि सर एंटिटी का साइज स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एंटिटी का लीगल फॉर्म इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, या चाहे एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। मतलब एंटिटी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लीगैलिटी एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ऑडिटर को तो क्या करना है सर? ऑडिटर को एग्जामिनेशन करना है सर। किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। सर क्यों? ताकि वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सर डेफिनेशन एक बार बोलूँ ना, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी से रिलेटेड 3 बातें सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लीगैलिटी और प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अच्छा, क्यों करते हो ऑडिट सर? ओपिनियन देने के लिए। और सर ओपिनियन होता है 2 टाइप का, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। पर एक बात को ध्यान से सुनो ना। आज आप एग्जामिनेशन करते हो तो उसके आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है मैंने, इंडिपेंडेंट। मेरी बात को सुनो ना। सपोज करो मैं मेरी वाइफ की कंपनी की ऑडिट कर रहा था, वहां पे मैंने कुछ गलतियां निकाल दी। मैं जैसे ही कुछ गलती बताऊंगा, मेरे को आंखें दिख जाएगी, तो क्या मैं सही से ऑडिट कर पाऊंगा, सही से ओपिनियन दे पाऊंगा सर? आंसर इज नो। तो इसलिए क्या बोलते हैं भाई, इंडिपेंडेंट वर्ड को मत भूल जाना। ठीक है सर। ऑडिट की डेफिनेशन हुई। डन सर, आगे बढ़ते हैं, है ना? याद मतलब ये बस समझाने का होता है। ठीक है, आप समझो एग्जाम टाइम में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। चलो। अब सर ऑडिटर जो ये ओपिनियन देता है, तो उसके लिए सर ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है। और सर ऑडिट प्रोसीजर से कहाँ पे दे रखे होते हैं, किसके बेसिस पे दे रखे होते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे दे रखे होते हैं। ठीक है सर। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। पहले मेरी बात को सुनो ना। आप सिंपल बताओ, ऑडिटर को क्या करना है सर? ओपिनियन देना है। अच्छा, ओपिनियन वो कैसे देता है आपको बताऊं? सर रिटर्न में। ठीक है सर। सर रिटर्न में मतलब सर वो ऑडिट रिपोर्ट में राइटिंग में ओपिनियन अपना देता है। ओपिनियन 2 तरीके के होते हैं सर, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। ठीक है सर। तो अल्टीमेटली आई कैन से कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज सिंपली टू थिंग्स, ओपिनियन देना और सर राइटिंग में देना। हाँ सर। अब इसी को पूरा 4 नंबर का आंसर अपन कंटेंट बनाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। मेरी बात को सुनो ना। आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर दे रखा है ऐसे 200 में। ऐसे 200 में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर दे रखा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल, इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आपको ये नाम याद नहीं भी रहे चल जाएगा, ऐसे 200 का रेफरेंस दे देना। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एक चीज पे फोकस करना। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड। हमको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट।
इसके बेसिस पे सर ऑडिटर क्या करेगा, इसके बेसिस पे सर वो ओपिनियन दे देगा। ठीक है सर, ओपिनियन ऑन एफएस ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, दिस इज योर ए ऑब्जेक्टिव। अभी तुमको पढ़ने में ऐसा लगेगा सर ये तो बड़ा खतरनाक है, मैं बोलता हूँ पहले एक काम करो, मेरे साथ में कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करो, पहले कीवर्ड्स पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। तो सर पहला है कीवर्ड अपना यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस। सर इसका मतलब क्या होता है? सर रीजनेबल अश्योरेंस मतलब होता है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, है ना। हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस क्यों देते हैं सर? सर बिकॉज स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं और सर प्रोफेशनल कंपिटेंट पर्सन ऑडिट कर रहा है। बट सर ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस। सर रीजन बीइंग, सर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है ना। तो ये चीज समझना सर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। सर व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल? सर इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। सर रीजन बीइंग प्रोफेशनल कंपिटेंट पर्सन ऑडिट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ओके सर। सर इट इज नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, नॉट अ 100% गारंटी, रीजन बीइंग सर ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। ठीक है सर, तो पहला पॉइंट तो हमको समझ में आया, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है सर? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट मैं आपको एक और कीवर्ड बताता हूँ, मिसस्टेटमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट? मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो ना मेरी बात को। एंटिटी को क्लोजिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे वैल्यू करना था। हाँ सर ये तो बिल्कुल बेसिक सेंस है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। हाँ, एंटिटी ने उसको हायर कर दिया। सर क्या है ये? सर गड़बड़ हो गई सर, मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ सर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट थी और सर एंटिटी ने जो करा उसके बीच में डिफरेंस है। हाँ सर, और इसी को प्यार से तुम क्या बोलते हो? मिसस्टेटमेंट बोलते हो। सर और एग्जांपल दो ना। सर रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करना है। हाँ, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर करना ही भूल गया। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट और आपने जो करा उसमें सर डिफरेंस हो गया। हाँ सर, दैट इज व्हाट मिसस्टेटमेंट। समझे सर? डेफिनेशन याद करो। सर एसीपी दया, बोलो एसीपी दया, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो डिफरेंस बिटवीन एसीपी दया as reported and as required to be reported by applicable FRF, that is accounting standard and Ind AS। सुनो ना मेरी बात को, जो तुमसे रिक्वायर्ड था और जो तुमने एक्चुअल में रिपोर्ट करा उनके डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट। और सर मिसस्टेटमेंट दो कारण से होता है सर, एरर से भी हो सकता है, फ्रॉड से भी हो सकता है। एरर इज अनइंटेंशनल, फ्रॉड इज इंटेंशनल। क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, तो मेरी बात को सुनो ना, यहां तक एक बार इसको रीड करो। टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance whether FS are free from material misstatement due to error or fraud, thereby to express an opinion on the financial statement. Ultimately, you need to give an opinion. सर ओपिनियन किस पे? कि सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, इसी के बेसिस पे तो ओपिनियन देते हैं। अगर दिक्कतें है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो यू गो फॉर मॉडिफाइड। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यू गो फॉर अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिटर को इसी से रिलेटेड तो रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब समझ लिया, मिसस्टेटमेंट का मतलब समझ लिया। अब एक चीज समझना, ऑब्वियसली सर ऑडिटर मिसस्टेटमेंट को मटेरियलिटी एंगल से देखता ही देखता है। ठीक है सर, एक वर्ड यहाँ पे आया एप्लीकेबल एफआरएफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबल एफआरएफ? मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोलता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस इज योर एप्लीकेबल एफआरएफ। ऐसा फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर या प्रेजेंट होते हैं। समझे क्या सर? पहला ऑब्जेक्टिव समझ गए? हाँ सर। अभी ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा ना, आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए सर, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। सर मिसस्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होना चाहिए। सर मटेरियलिटी का एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेबल एफआरएफ का एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? मैं आपको अभी क्वेश्चन कराता हूँ, बताता हूँ कैसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है। फोकस ना। ए ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच क्लियर। सर बी ऑब्जेक्टिव, सर बी ऑब्जेक्टिव मैंने बोला था सर, ऑडिट ओपिनियन सर बोल के नहीं, रिटर्न में देते हैं। हाँ सर, तो टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर ऐसे ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। तुम्हें क्या करना है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना है और अपनी रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना है एज पर द एसेस, एज पर योर ऑडिट फाइंडिंग्स। ठीक है सर, सुनो ना मेरी बात को सुनो, मैं आपको क्वेश्चन 1 कराता हूँ, इसका इधर देखो। इसका एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराता हूँ। सो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। आउटलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट। ठीक है, साथ में इन्होंने है ना थोड़ा सा गारंटी वाले
पार्ट पे ही फोकस करा था, ठीक है, वो 100% गारंटी देते हैं क्या, ठीक है। हाउ एवर दे आर कन्फ्यूज अबाउट वॉट ऑडिट टेंस टू अचीव। अब क्वेश्चन ये था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपको बताना था, साथ में आपको गारंटी वाले पॉइंट को भी टेकअप करना था। इंस्टीट्यूट ने देखो ये आंसर में क्या करा, दोनों ऑब्जेक्टिव तो बताए, साथ के साथ में इनकी एनालिसिस भी बढ़िया तरीके से लिखी। तो ये वाले आंसर में ध्यान रखना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में आपको कंटेंट बहुत सारा लिख के आना है, ठीक है। क्या क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अभी एक चीज सुनो ना, एक चीज बिल्कुल सुनो। सर ऑडिटर क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। हाँ सर, तो एग्जामिनेशन करते समय उसको यूजर को कंफ्यूज नहीं करना है या यूजर को मिसलीड नहीं करना है, उसको मेक श्योर करना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को मिसलीड नहीं कर रहे। सर उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो कुछ चीज़ों पे फोकस करेगा, चीज़ों को समझते हुए चलना, याद करते हुए चलना। सर 3 पॉइंट्स तो एंट्रीज से रिलेटेड है। अकाउंट्स ड्रॉन आर विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज। जो भी आपके ट्रायल बैलेंस पीएनएल बैलेंस शीट बन रहा है वो एंट्रीज के बेसिस पे बन रहा है। सर कोई भी एंट्री सर ओमिट नहीं हो रही है, और सर अगर कोई भी एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हुई है तो ऑब्वियसली सर कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो होगा। फॉर एग्जांपल सेल की एंट्री मारी है तो सेल्स की इनवॉइस के बेसिस पे मारी होगी। तो सर 3 पॉइंट तो बहुत ईजी है। सर अकाउंट्स ड्रॉन अप आर विथ the reference to the entries, there is no omission of entries, and third sir entries are supported by sufficient appropriate audit evidence, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है सर। अच्छा ये 3 बातें रहेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर इंफॉर्मेशन विल बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, देयर विल बी नो कंफ्यूजन? हाँ सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट विल बी प्रॉपरली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सर अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपके ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे ऑफ सर बिजनेस ऑपरेशन एंड असेट एंड लाइबिलिटी। तो क्या ये 6 पॉइंट आपको याद हो जाते क्या? आप हमारे क्वेश्चन बैंक का, ये मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन बैंक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये क्वेश्चन बैंक का। चलो भाई 6 पॉइंट बोलूंगा मेरे साथ में, जल्दी से बोलो। सर 3 पॉइंट तो एंट्री से रिलेटेड थे। सर अकाउंट्स ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है सर, हर एंट्री के सपोर्टिंग अप्रोप्रिएट एविडेंस है। ओके सर 3 पॉइंट तो ये हो गए। सर फोर्थ पॉइंट सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, और सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोज अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एंड बिजनेस ऑपरेशंस। डन सर, क्लैरिटी, टॉपिक इज क्लियर। हाँ सर, मेरे को ऑब्जेक्टिव याद करा सकते हो? करो करो करो। सर ऑब्जेक्टिव क्या था? सर ऐसे 200 का रेफरेंस दे देंगे, नाम नहीं भी याद रहेगा चलेगा सर। 2 ऑब्जेक्टिव थे सर। पहला ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी बातें थी, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस को हम सर नीचे एक्सप्लेन करेंगे, वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। देयर बाय टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर एफएस आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड सेकंड था सर टू रिपोर्ट एंड टू कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज पर ऑडिटर फाइंडिंग। इसमें सर रीजनेबल अश्योरेंस को एक्सप्लेन कर देना कि सर हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस था, नॉट 100% गारंटी। वाई सर नॉट 100% गारंटी? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन। सर वाई हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस? बिकॉज अ प्रोफेशनल कंपिटेंट पर्सन इज डूइंग द ऑडिट। डन सर। हाँ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देना, मटीरियलिटी को एक्सप्लेन कर देना, एप्लीकेबल एफआरएफ को एक्सप्लेन कर देना। क्या ये बेसिक बात है आपको क्लियर है क्या? हाँ सर। आओ ना, फिर सुनो ना, मैं एक टॉपिक तो आपको बोलता हूँ कि खुद से रीड कर लेना। नेचर ऑफ ऑडिटिंग, इस टॉपिक को याद करके मत चलना सर। एज एन ऑडिटर यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस सर, वी शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज, है ना? तो भाई इस पे तो कंटेंट लिख सकते हो ना। हाँ सर, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसके लिए बस तुम थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको मार्क करा देता हूँ। आपके एग्जाम में क्या, आरटीपीज में पुराने टाइम पे इन पे कुछ पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड। मुझे बताओ ऑडिट अगर करनी है तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट हुए? विदाउट प्रॉपर अकाउंटिंग ऑडिट, उसके विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग आप ऑडिट कैसे करोगे? हाँ सर, तो ये तो सर काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है। सर ऑडिटिंग एंड लॉ, इसका भी एक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना कि सर ऑडिटर को सर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो भी लॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड कंप्लायंस एंटिटी ने करी है नहीं करी है, ठीक है सर। और एक ध्यान रखना सर, बिहेवियर साइंस इज ऑल्सो क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में क्या होता है, मैनेजमेंट से डेटा लेना है। हाँ सर, अब मैनेजमेंट से डेटा लेना है मेरे भाई, तो मैनेजमेंट की साइकोलॉजी तो समझ, ह्यूमन बिहेवियर तो आपको समझना चाहिए कि उससे डेटा कैसे लेना है।
दिस इज अबाउट दिस, है ना। तो भाई ये 3 पॉइंट है, पुराने टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे, आप इन 3 पॉइंट को रीड अच्छे से कर लेना, एंड बाकी का आप बस हेडिंग पढ़ के जाना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। अब मेरे साथ में आओ एक बड़े टॉपिक की तरफ। अब अपन कवर कर लेते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में भाई मेरी बात सुनो, इंक्लूड भी आएगा, डज नॉट इंक्लूड भी आएगा। स्कोप ऑफ ऑडिट के 3 पॉइंट्स, इंक्लूड में 3 पॉइंट्स है, डज नॉट इंक्लूड्स के 4 पॉइंट है। सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। स्कोप ऑफ ऑडिट में पहले अपन बात करते हैं कि सर ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, पहला है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रेलिवेंट चीज़ें होगी ऑडिट में, सारी चीज़ें कवर होगी। सर इंटरनल कंट्रोल भी कवर होता है, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग भी ऑडिटर करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो ही गया सर, लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस भी ऑडिटर देखता है। ठीक है सर, तो पहला पॉइंट तो सर बहुत सिंपल है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। सेकंड है सर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी सर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा हेडिंग पे फोकस करो ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सर पहले तो ये देखो कि सर ये इंफॉर्मेशन किधर से मिलती है। सर ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिलती है, अदर रिकॉर्ड से भी मिलती है। बोलो ना भाई, इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिलती है, अदर रिकॉर्ड से भी मिलती है। तो ऑडिटर को सर ये रीजनेबली सेटिस्फाई होना है कि सर इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। क्या ये बात आप समझे? सर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। सर इसकी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी के लिए ऑडिटर क्या करेगा? सर ऑडिटर है ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंटरनल कंट्रोल की सर अंडरस्टैंडिंग लेगा, उनकी टेस्टिंग करेगा। क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आती है? दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। डन सर, डन। एंड तीसरा है आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैं पूरा करवा दूं फिर आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछेंगे। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मुझे एक चीज बताओ ना, मैनेजमेंट हैज द ड्यूटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स भी सर मैनेजमेंट को ही करना है। हाँ सर, सर ऑडिटर तो ये इवेल्युएट करेगा कि सर मैनेजमेंट ने कर दिया है क्या। ठीक है, तो सर ऑडिटर टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, प्रॉपर डिस्क्लोजर हैज बीन मेड एंड समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एक्यूरेटली। मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज कंप्लाई विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, डिस्क्लोजर कर दिया है एंड समराइज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एक्यूरेटली। Sir, obviously, sir, it is the responsibility of the management to prepare financial statement, which involves certain judgment, for example, provision. हाँ सर। अच्छा एक और छोटी सी चीज ना, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो ना भाई, सर मैनेजमेंट की। सर अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड ऑडिटर क्या देख लेगा कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है क्या, साथ के साथ में सर कंसिस्टेंट है क्या, और कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या प्रॉपर तरीके से उसका अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोजर हो गया है क्या। क्या ये बात है आप समझे? डन सर, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूं कैसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा कि सपोज कंपनी पे कोई लेट्स से डिमांड नोटिस आया है हैवी पेनल्टी का, कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं करा। ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो मैनेजमेंट बोलता है सर दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्कोप ऑफ ऑडिट, आप अपने काम से आगे बढ़ रहे हो, गलत कर रहे हो। ऑडिटर क्या बोलेगा कि सर प्रॉपर डिस्क्लोजर और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में है। पर क्या तुम एक लाइन में ये लिख दोगे? सर ये तो कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया, आपको ये कंटेंट तो सर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके मार्क्स कहाँ मिलेंगे? सर ये जो पॉइंट्स लिखोगे ना इनके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है सर, डन सर। सर एक और क्वेश्चन बताऊँ आपको, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड आपसे मैनेजमेंट बोल सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर अगेन यू विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड राइट द कंक्लूजन पार्ट। समझे क्या? क्या आप 2 क्वेश्चन समझे? दिस कैन बी आस्क इन योर स्कोप ऑफ ऑडिट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डन सर, मेरे साथ में एक बार स्कोप ऑफ ऑडिट को क्विकली रिवाइज करो। सर स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूड में सर 3 पार्ट थे। सर फर्स्ट पार्ट इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी relevant to the financial statement being audited. The second था सर reliability and sufficiency of financial information। तो सर ऑडिटर को रीजनेबली सेटिस्फाई होना होना होता है कि सर ये इन्फॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। सर रिलायबल और सफिशिएंट को सही मानने के लिए वो क्या करता है? सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स साथ के साथ में सर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग करता है। ओके सर, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने क्या बातें करी थी कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लाई विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, शुड
डू प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट को समराइज करें एक्यूरेटली। ठीक है, साथ के साथ में सर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स सर्टेन जजमेंट, एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है सर, डन सर। मेरी बात सुनो ना, डज नॉट इंक्लूड के 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट तो बस आपको पता होनी चाहिए, चौथे पॉइंट पे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 की स्टडी कैसे बनती है वो भी बताऊँ अभी। डज नॉट इंक्लूड में सर पहला बेसिक पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। सर वो तो पता है ना सर, सर वो मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम थोड़ी ना है सर, ऑडिटर का काम तो उसके एग्जामिनेशन करना है। ठीक है सर। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप एंड कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर के कॉम्पिटेंस या स्कोप से बाहर है सर वो ऑडिट के स्कोप में नहीं आता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड इज एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैनेजमेंट जो डॉक्यूमेंट दे देता है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने कोई पीडीएफ फाइल दी तो ऑडिटर मान के चल सकता है, मान के चलता है कि सर वो पीडीएफ फाइल ऑथेंटिकेट है, उसमें कुछ छिड़खानी नहीं हुई है। और सर डी इज इन्वेस्टिगेशन, आपको इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट पे सर 2 केस स्टडीज पूछता है। ठीक है, लास्ट सितंबर 2024 में पूछा था इंस्टीट्यूट ने इस पे एक बार क्वेश्चन शायद, है ना। तो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, सर ऑडिट अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। मैं आपको पहले 2 केस बताता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट आपसे केस स्टडी में पूछ सकता है। सर चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा टू डिटेक्ट फ्रॉड, सर क्या ये ऑडिट का पार्ट है? आंसर इज नो सर, सर ये इन्वेस्टिगेशन है सर। सर सेकंड क्वेश्चन, सर इंश्योरेंस कंपनी ने किसी चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करा कि किसी एंटिटी में आग लग गई थी। ठीक है, तो चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करा कि आप वहां पे जाओ, फायर कैसे लगी पूरी एक है ना मुझे रिपोर्ट बना के दो। सर क्या ये ऑडिट का पार्ट है? आंसर इज नो सर, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इंस्टीट्यूट आपसे पहले तो ये 2 चीज़ों में केस स्टडी पूछेगा, फिर पूछेगा कि सर ये स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है क्या? तो आप क्या बोलोगे सर ये स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता सर, क्योंकि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होती है, ये ऑडिट ये इन्वेस्टिगेशन है। ये तो बेसिक है। आपको 2 केस स्टडी कैसा है कि वो मैंने बता दिया। स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे सर स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है। ठीक है, कंक्लूजन लिख दोगे, बात खत्म सर। मेन बात क्या है सर, नंबर किसका मिलेगा? सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का जो डिफरेंस है ना, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आपको वो 4 पॉइंट लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 4 पॉइंट तो इन्हीं के मिलेंगे, 1 पॉइंट आपका कंक्लूजन का हो जाएगा। टॉपिक क्लियर है सर? डन सर। मेरी बात को सुनो ना, तो सुनो, आप क्या करना, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन है ना, तो देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है भाई, इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद ए स्पेशल पर्पस। पर्टिकुलरली अकाउंट्स के एग्जामिनेशन करती है फॉर ए स्पेशल पर्पस, लाइक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, लाइक इंश्योरेंस का क्लेम को कंप्यूट करना, है ना। तो वो एक स्पेशल पर्पस था जिसके लिए आप क्रिटिकली एग्जामिन करते हो। बट सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर लिख सकते हो, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर देयरबाय टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द एफएस, है ना। सर अल्टीमेटली वहां पे ऑडिटर का क्या काम था सर, ओपिनियन देना वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। ठीक है सर। सर अगर मैं बात करूं, ऑडिट का स्कोप इज जनरल एंड ब्रॉड, बट इन्वेस्टिगेशन होता है सर नैरो, पर्टिकुलरली नैरो एंड वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल बोला कि भाई डेटर में आपको अपॉइंट करा है कि एंटिटी के डेटर्स को देखो और डेटर्स में देखो फ्रॉड किधर हुआ है। ठीक है सर। सर एक चीज़ बता दूं सर, ऑडिट इज़ नॉट अ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सर इन्वेस्टिगेशन में क्या आपके पास में पावर होती है सर्च की, है ना, सर्च की पावर होती है, आप किसी पर्सन से ओथ पे सवाल जवाब पूछ सकते हो। सर ये ऑफिशियल पावर ऑडिटर के पास में नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहले ये चीज़ समझो कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, ये 2 केस स्टडी मैंने आपको दी दी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट में है क्या, ये 2 केस स्टडी में नहीं है। ठीक है, तो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस बताओ, ये 4 पॉइंट अच्छे से बताओ। ठीक है, देन कंक्लूजन लिखो। क्लैरिटी है क्या? क्या ये बातें आपको क्लियर है? हाँ सर, देखो इतने अच्छे से वन शॉट रिवीजन में आपको कोई बता नहीं सकता इंस्टीट्यूट कैसे क्या पूछेगा। ठीक है सर। देन मेरे भाई 2 टॉपिक बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक 2 टॉपिक है। ठीक है, रीड भी करके चलोगे आप, एग्जाम में लिख दोगे। सर ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है? सर ऑडिट के बेनिफिट्स के लिए मैं बोलता हूँ अलग अलग लोगों को याद रखना। सर गवर्नमेंट को याद कर लेना, बैंकर्स क्रेडिटर्स को याद रख लेना, एम्प्लॉयज़ को याद रख लेना, शेयर होल्डर्स को याद रख लेना। ठीक है, 4 पॉइंट तो तुम्हारे एज इट इज़ निकल जाएंगे। सर कैसे? सर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है ना, ऑडिट हुई भी होती है तो इट हेल्प्स देम इन असेसिंग टैक्स लाइबिलिटीज़। सर बैंकर्स और लेंडर्स को क्या फ़ायदा मिलता है? सर क्रेडिट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है।
है ना, टेक इन्फॉर्म्ड राइट डिसीजन। सर एम्प्लॉय बड़े डरे हुए रहते हैं सर, मॉरल चेक रहता है इन पे, फ्रॉड व्रॉड नहीं करो, ऑडिटर ढूंढ लेगा। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड, है ना, ये मत समझ लेना कि सर वो तो इन्वेस्टिगेशन होता है, कंफ्यूज मत हो। अरे इसको तो डर रहेगा ना कि वो ऑडिटर आएगा मेरी गलतियां पकड़ेगा, तो इस पे मॉरल चेक रहता है सर, इसको फ्रॉड करने से भी रोका जाता है। ठीक है सर। सर शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज सर ऑडिट तो सर ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेसिस पे हो रही है। देखो ऑडिट तो सर ग्लोबल स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी तरीके से ऑडिट होती है, तो सर शेयर होल्डर भी सर रिलाई कर पाता है। क्या ये बातें आपको समझ में आती है? तो ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। 2 पॉइंट और लिख लेना कि सर इंटरनल कंट्रोल को भी ऑडिटर इवैल्यूएट करता है, तो उसमें कुछ कमियां होगी तो वो कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज, ऐसे 265, है ना। और ऑडिटर हेल्प्स डिटेक्ट एरर और फ्रॉड। क्या ये बात आपको क्लियर है सर? तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जस्ट इनका ध्यान में रख के चलोगे, आप अच्छे से पॉइंट्स लिख दोगे। ठीक है सर। इनको याद रखना और इन पॉइंट्स को रीड करना। आप, मेरे को लगता नहीं है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आ जाता है, ऐसा फर्जी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो भाई लिख दोगे तुम। ठीक है सर। डन। देन क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, अरे महा फर्जी क्वेश्चन। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर भाई बुक से रीड कर लेना। मैंने यहाँ पे आपको टेक्निक बताई है कि भाई लिखना कैसे है। अगर तुम्हें क्वालिटी बतानी है तो उसकी बुराइयां तो करोगे नहीं। जितने भी पर्सन में गुड एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, सब बता दो सर, ये ऐसा पर्सन होना चाहिए जो गुड डिसीजन मेकिंग, टैक्टफुल होना चाहिए, ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए, है ना, ऐसी बातें लिखना। अच्छे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इसमें होनी चाहिए। ठीक है। फिर अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, है ना। क्या बताऊँ यार मैं तुम्हें। बट मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें इसको आंसर को बढ़िया बनाना है ना, तो इसके लिए क्या करना सर, अपने जो 5 एथिकल प्रिंसिपल्स है ना और इंडिपेंडेंस है, इसका मक्खन लगा के आंसर बना देना, बात खत्म। सर कॉन्फिडेंशियलिटी, ही शुड मेंटेन द प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, उसके पास में इनफ स्किल्स एंड नॉलेज होनी चाहिए, इन ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो सी पी आई पी ओ, कैन नॉट प्लेस का आईपीओ छोटा सा निमोनिक होता है, ये 5 एथिकल प्रिंसिपल से लिंक करके लिख देना। साथ के साथ में सर इंडिपेंडेंस से लिंक करके लिख देना। डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, बट इंस्टीट्यूट कभी बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछने लग जाए तो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, मैंने तुमको ये बता दिया। एक एक टॉपिक याद नहीं करा जा सकता, मैं क्वालिटी ऑफ ऑडिटर याद नहीं कर सकता ना, मेरे को पता है आंसर कैसे लिखना है उसको। समझे क्या? क्या ये बेसिक बातें तुम समझे? हाँ सर, हम आपकी बातें बिल्कुल समझ गए, भावनाएं बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो अभी तक अपन ने बहुत सारा कंटेंट कवर कर लिया है। डन सर। अब मेरी बात सुनो ना, ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, समझ के चलना। सर ऑडिटर क्या करता है सर, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है। सर ऑडिट प्रोसीजर क्यों अप्लाई करता है सर? ताकि उसको एविडेंस गैदर कर सके। सर एविडेंस भी कौन सा होता है? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, और उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन पे आता है। सर कंक्लूजन क्या? सर एफ एस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं होगा, मतलब दिक्कतें हैं, तो सर मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। सर सब कुछ ठीक है तो अनमॉडिफाइड की तरफ चल जाना। हाँ सर। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करो टू गैदर ऑडिट एविडेंस, टू फॉर्म कंक्लूजन्स वेदर एफ एस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, एंड फाइनली ऑडिट ओपिनियन देते हैं। हाँ सर। सर ऑडिट प्रोसीजर अलग अलग टाइप के होते हैं सर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर। डन। देन मैंने ऑडिट एविडेंस की भी यहाँ पे बातें कर रखी है, ऐसे 500 में वैसे अपन टेकअप करते हैं, पर एक बार देख लो सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है। इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है सर। एविडेंस दो तरीके के एविडेंस पे फोकस करते हैं, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वर्ड को मत भूलना। सफिशिएंट इज योर क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएट इज योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नहीं, बट दिस इज माई एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है सर। ये फिर एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। एक इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल समझ लो यार, बार बार मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है सर। हमारे अजमेर में आना सागर चौपाटी है, वहाँ पे खड़े होते हैं बुक्कड़ भाई साहब, बुक्कड़ कॉफ़ी वाले। ठीक है। मैं उनसे एक दिन मिला, मैंने बोला भैया काम वाम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले भैया काम वाम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देख लो भीड़ तो बहुत है। मैंने कहा हाँ भाई भीड़ तो बहुत है। तो बोले कि भैया भीड़ तो बहुत है पर मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? पैसे की कमी हो रही है? बोले भैया पैसा पैसा मत करो आप, मैं परेशान कितना हूँ वो तो देखो। भैया एक साथ 50 लोगों की भीड़ लगी हुई होती है, कितना मैनेज करना मुश्किल होता है। कोई 10-12 कॉफ़ी पी जाते हैं और मेरा पैसा लेना रह जाता है, तो सर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ, मतलब कैश का थोड़ा सा लेन देन का इशू हो रहा है। फिर मैंने कहा और क्या हो गया? बोले भैया कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक पैसे दे देता है, फिर मैं वापस उनसे मांग लेता हूँ, तो वो सर ग्राहक गुस्सा हो जाता है सर, सेल खराब होती है सर। तो मैंने कहा एक काम कर, तेरे यहाँ पे बस इंटरनल कंट्रोल की कमी है। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा एक काम कर, पास में अपने रिलेटिव को बिठा। अगले दिन से अपनी वाइफ को बिठाना स्टार्ट कर दिया उसने, है ना। तो बोले कि मैंने कहा रिलेटिव को बिठा, और रिलेटिव को कोई भी कस्टमर आए उनको बोलना कि पहले है ना टोकन दो, पहले
रिलेटिव से टोकन लेना, कस्टमर टोकन लेगा और उनको पैसे दे देगा। हाँ सर, फिर वो टोकन तुम्हारे पास में लाएगा, उसको कॉफ़ी दे देना। ठीक है, तो क्या हुआ, पैसा आ गया और तुम्हारे पास में टोकन आ गया। हाँ सर, और फिर है ना दिन के एंड में है ना, जितना रिलेटिव के पास में पैसा पड़ा है और जितना तुम्हारे पास में टोकन पड़ा है उसको मैच कर लेना, सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो बुक्कड़ भैया बोले सर इसको क्या बोलते हैं प्यार से, मैंने कहा इसको इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल बोलते हैं प्यार से। ठीक है सर, बढ़िया। तो अब आ जाओ मेरे मेन टॉपिक पे, छोटी छोटी बातें मैंने एक्स्ट्रा कर ली, ठीक है। अब आ जाओ मेरे मेन टॉपिक पे सर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात को अभी ध्यान में रख के चलना, मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा। ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रख के चलना, चैप्टर नंबर 3 में टेकअप होता है। सर ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकता सर, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ओके सर। सर देर आर 5 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आपको दो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि दो पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो दो तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए रिटर्न प्रैक्टिस भी कर लो कि काम हो जाएगा। ठीक है सर। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन। सर इनहेरेंट का मतलब क्या है, मैंने कहा देखो मैरिज होती है तो उसकी क्या एक इनहेरेंट खूबसूरती होती है कि सर झगड़े तो रोज हो गए। हाँ, अरे लड़ाइयाँ तो खूब होगी सर, एक्सपीरियंस लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्या बताऊँ आपको, रोज बर्तन बच जाता है ना। ठीक है, तो छोड़ो यार इस बातों को, कहाँ मैं अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा। चलो फर्स्ट पॉइंट पे आओ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सुनना मेरी बात को, फोकस करके चलना। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सुनो 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 सुनो, हेडिंग पे फोकस करो। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर के कारण कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है सर, क्यों। सर रीजन बीइंग, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है ना, तो सर उसमें जजमेंट बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं सर, विच इज सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटा बनाना है, दैट इन्वॉल्व जजमेंट। प्रोविजन फॉर वारंटी बनाना है, दैट्स इन्वॉल्व जजमेंट। सर दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, दैट इज वेरी अनसर्टेन। अब मुझे एक चीज बताओ, जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस्टिमेट्स आर नॉट एक्यूरेट फिगर, देयर आर एस्टिमेट्स, तभी तो नाम ही एस्टिमेट्स है। हाँ सर। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी कहानी हो रही है तो ऑडिटर बोलता है हाउ कैन आई ऑब्टेन 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ना 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 ना, काम नहीं चलेगा। तो लिखो, लिखा हुआ भी ऐसे ही है, देखो। प्रिपरेशन ऑफ एफएस involves judgment. Preparation of FS is done by management which involves judgment which is subjective or uncertain. Therefore, auditor not able to obtain absolute assurance that FS are free from material misstatement or not. हाँ सर। अच्छा मैं एक और छोटी सी चीज़ बताऊँ तुम्हें, ऑडिट का एक बेसिक अजम्पशन होता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ एफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। हाँ सर। साथ के साथ में सर इंटरनल कंट्रोल को डिवाइस करना, सर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। बोलो ना बेटा, ये ऐसे 210 में अपन टेकअप करते हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस उसका भी डला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सुनो ना, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द बेसिक अजम्पशन ऑफ ऑडिट। ठीक है सर। व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, सर कैसे। लेट्स से देयर इज अ कल्यूजन अमंग पीपल, कल्यूजन अमंग योर एम्प्लॉइज, तो वो इंटरनल कंट्रोल को क्या कर देंगे सर, ओवरराइड कर देंगे। क्या ये बेसिक बात है आपको समझिएगा, मैं बढ़िया सी केस स्टडी बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना और एक बार इस पे इसके कंटेंट पे फोकस करो। सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमने एंगल सोचा सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एंगल से सर क्या दिक्कतें होगी। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सब्जेक्ट जजमेंट विच इज सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन, देयरफॉर सर मुश्किल है सर। फिर क्या लिखा आपने सर, इट इज़ द बेसिक अजम्पशन ऑफ ऑडिट कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल को डिवाइस करना, तो व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, एग्जाम्पल कल्यूजन अमंग पीपल। हाँ सर, मेरी बात को सुनो ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। केस स्टडी वाला क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, कहाँ गया, किधर गए भाई तुम। टेस्ट योर नॉलेज का है क्या इंस्टीट्यूट का। हम्म। देखो भाई साहब, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ना, शौक मत होना, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुनना। सुनना मेरी बात को। जीबा प्रोडक्ट में ऑडिटर ने अपना काम बहुत तरीके से करा है, सब कुछ अच्छे अच्छे से वो चेकिंग कर रहा है, बट बाद में पता पड़ा कि सर फ्रॉड निकल के आ गया। मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रहा है कि भाई भाई तूने तो ऑडिट करी थी, तो ऑडिटर बोल रहा है सर इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन, सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो एक्सप्लेनेशन दे देगा।
अभी सुनो केस स्टडी में पूरा क्या दे रखा है। तो केस स्टडी में दे रखा है कि सर परचेज डिपार्टमेंट का पर्सन जो ऑर्डर करता था माल, और सर पेमेंट जो वेंडर को पेमेंट करता था, सर ये परचेज डिपार्टमेंट, ये पेमेंट वाला, और सर वो जो वेंडर है ना, ये तीनों मिल गए आपस में। तो मतलब ऐसा कुछ इन्होंने अरेंजमेंट बिठाया कि सामने वाला है ना, सामने वाले को बोला कि देख 10 लाख की बिलिंग हो ना, तो 20 लाख की बिलिंग करना, तेरे को पेमेंट हम करवा देंगे। ठीक है सर, 10 लाख एक्स्ट्रा पहुंचा उसके पास में। हाँ सर, 10 लाख एक्स्ट्रा पहुंचा और उसको बोला देख 20% तू रख लेना, बाकी हमको पहुंचा देना। सर ये क्या हो गया सर, ये फ्रॉड हो गया, कल्यूजन अमंग पीपल हो गया। हाँ सर, इंटरनल कंट्रोल को ये ओवरराइड कर दिया। हाँ सर, तो सर यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहे हैं ना ऑडिटर को, ऑडिटर यार तू नालायक है, तूने कुछ नहीं करा। ऑडिटर क्या बोलेगा, सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, एंड व्हाट यू विल एक्सप्लेन इन योर ऑडिट, सर ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ये चीजें हुई। फिर तुम सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक्सप्लेन करके पूरा होगे, देन कंक्लूजन लिख देना। क्या ये बात समझे क्या, क्या ये क्वेश्चन तुम समझे क्या? अरे बड़ा क्वेश्चन से नहीं होता है, पूरा तुम समझो आंसर कैसे लिखना है। समझे? स्कोप ऑफ ऑडिट का पहला पॉइंट समझ गए, सॉरी इनहेरेंट लिमिटेशन का पहला पॉइंट समझ गए। हाँ सर, अब आओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट विल टारगेट दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। सुनना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पहला हमने पढ़ा सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अभी हम दूसरा पढ़ रहे हैं सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर क्या होता है, सर ऑडिटर को सर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं टू गैदर ऑडिट एविडेंस, टू फॉर्म ऑडिट कंक्लूजन्स। ठीक है, बट क्या सर, सर कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन होती है। एग्जाम में आपको सीधे ये प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से भी पूछ सकते हैं। सुनना मेरी बात को, सर ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, हाँ सर, बट सर देर आर सम प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। एग्जाम्पल दो। सर प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि सर ऑडिटर कैन नॉट टेस्ट 100% ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सर रिलायंस के 5 लाख इनवॉइसेज जनरेट होते हैं एक महीने में, क्या तुम उसके सारे ट्रांजेक्शन को टेस्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। तो सर ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस, ही फॉर्म्स हिज ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैंपल्स। दिस इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। हाँ सर, सर व्हाट इज लीगल लिमिटेशन? एग्जांपल, सर क्या होता है, ऑडिटर सर मैनेजमेंट से डेटा मांगता है, मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगता है। सर व्हाट इफ मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन? सर ऑडिटर क्या कर लेगा? अरे वो लीगली नहीं जाएगा, ऑडिटर उसका गला नहीं पकड़ लेगा, ऑडिटर कैन नॉट फोर्स हिम। ओनली ऑप्शन विद ऑडिटर इज टू रिपोर्ट। समझे क्या? कैन यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन? सर प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या था सर, ऑडिटर कैन नॉट check 100% transactions, account balances. He forms his opinion only by testing samples. एंड सेकेंड सर लीगल लिमिटेशन ये थी कि सर वो मैनेजमेंट सर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो सर ऑडिटर कैन नॉट फोर्स हिम, ही कैन ओनली रिपोर्ट। हाँ सर, ये आपके नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की लिमिटेशन है सर, प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है। ठीक है सर, माय सजेशन इज एक बार लिख लोगे बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बट इसमें सर अदर पॉइंट्स भी लिख के आना। सर क्या होता है, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स एंड रिलेशनशिप। भाई रिलेटेड पार्टी, अरे भाई डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कब कौन किसकी सब्सिडरी एसोसिएट ये वो फलाना फलाना हो जाए पता ही नहीं पड़े। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दादा, तुम्हारे दादा के भाई की पोती या पोता तुम्हारे बहन भाई है। हाँ, ठीक है, फिर फैमिलीज में इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जाते हैं ना, तुम मिलते भी हो ना तो उनको पहचानते नहीं। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, जैसे मुझे कोई मिल जाता है ना, मैं बोलता अरे पहचाना नहीं क्या तूने? मैंने कहा अरे ढूक पहचाना ना मैंने आपको, एक्चुअल में पहचानता नहीं हूँ, इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज है ना, तो यही चीजें होती है भाई। ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड देयरफॉर मे नॉट डिटेक्ट रॉन्ग डूइंग। साथ में सर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस का पॉइंट लिख देना। सर एक और पॉइंट, सर मैनेजमेंट क्या कभी कभी सर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, तो दिस कैन क्रिएट अ लिमिटेशन ऑन योर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड सर मैनेजमेंट में सर फ्रॉडुलेंट लोग तो होते ही है। एक चीज़ का समझना, अगर आपको कलूजन अमंग पीपल का एग्जाम्पल देना, आप नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे लिख के मत आ जाना। ठीक है सर, डन। थर्ड, ये 2 पॉइंट आपके हो गए, एक बार रिवाइज करोगे पूरा? सर, सर वन शॉट में भी रिवीजन पे रिवीजन खेले जा रहे हो सर, खेले जा रहे हो, मेरी बात सुनो ना यार, मेरे को मज़ा आता है ऐसे खेलने में। सर इनहेरेंट लिमिटेशन है सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फर्स्ट पॉइंट था। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सर
हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना सर मैनेजमेंट का काम है, विच इन्वॉल्व जजमेंट विच इज सर सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन, देयरफॉर सर ऑडिटर may not be able to obtain, therefore auditor is not able to obtain 100% absolute assurance that FS are free from material misstatement or not. Sir, basic premises of audit is management acknowledge its responsibility of preparation, presentation of FS and devising internal control. So what if internal control is not operating effectively due to the collusion among the people? I I have given you case study based question. ठीक है सर, तो ये आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा. देन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. सर ऑडिटर अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर टू गैदर ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म कंक्लूजन्स. However sir there are practical legal limitation. सर प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है सर? ऑडिटर do not test 100% transaction account balances. He forms his opinion only by testing samples. Sir, legal limitation क्या है? Sir, management may not provide complete information. Auditor cannot force him. He can only report. Okay, sir. Sir, other points क्या है sir? Auditor may not be aware of related party relationships and transactions. Non-compliance with rules and regulations. Management will provide fabricated documents. ठीक है, समझे क्या? हाँ सर. सर ये पॉइंट्स है सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के. ठीक है, डन सर. हाँ, अब सी पॉइंट नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मेरे को पता है सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में दोनों में डिफरेंस होता है. दैट्स वाई सर ऑडिटर कभी भी सर 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि एफ एस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसटेटमेंट और नॉट. ओके सर, डी पॉइंट और ई पॉइंट को पढ़ के चलना बस है ना. डी पॉइंट को समझ लो एक बार. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सुनो ना मेरी बात को. ऑडिटर ने पिछले साल ऑडिट करी थी, उसने परचेज डिपार्टमेंट की पूरे इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्टिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, वो उस पर रिलाई करने लग गया था. बट क्या हुआ सर, करंट ईयर में सर परचेज डिपार्टमेंट के लोग चेंज हो गए, इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए. तो सर जो उसने पहला काम करा उसकी रेलिवेंस खत्म हो गई क्या? हाँ सर, उसकी रेलिवेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो गई. सर ये है इनहेरेंट लिमिटेशन. और सर एक और छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है सर, लॉजिकली बताऊँ तो ऑडिटर हैज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट टाइम. बट इसका ये मतलब नहीं कि ऑडिटर कोई ऑडिट प्रोसीजर को स्किप कर देगा. ये चीज़ भी समझ के चलना. ठीक है सर. एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स, जो अपन गोइंग कंसर्न में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं. सर फ्यूचर इवेंट्स अनसर्टेन है. ठीक है, ऐसे कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया जो आपके गोइंग कंसर्न पे इशू क्रिएट कर दे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशंस, एमरजेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा. ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. इंस्टीट्यूट कैसे पूछ सकता है कि सब लेट्स से सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, 2 महीने बाद ही पता पड़ा कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, शेयर होल्डर आपका गला पकड़ रहे, ऑडिटर तूने ऐसा कैसा कर दिया. ऑडिटर को बोलेगा सर माई इनहेरेंट लिमिटेशन ड्यू टू द फ्यूचर इवेंट. समझे क्या? समझे क्या? क्या ये बात आप समझ गए? हाँ सर. डन डना डन. डन. ठीक है सर. अब मेरे साथ में आओ, एक मिसलीनियस टॉपिक की तरफ आ जाओ. दो मिसलीनियस टॉपिक. राधा, मज़ा आ रहा है? ये मज़ा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ, पर दे तभी पाऊँगा जब तुम इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये जो हैंड रिटन नोट्स फ्री में दे रखे हैं ना भाई साहब, बवाल है, बवाल नोट्स. एक बार इससे रिवाइज करके देखा ना, ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी टीचर की बुक पसंद नहीं आएगी. इतना बोल देता हूँ तुम्हें. ठीक है, समझ में आ गई? इतने बवाल नोट्स है, एक बार पढ़ के देखना. ठीक है सर. ज़्यादा तारीफ हो गई क्या सर? हाँ. ठीक है, चलो आ जाओ, फोकस करो. अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्ट सबमिशन. मेरी बात को सुनो ना सर. सर रिपोर्ट सबमिशन ऑडिटर किसको करता है? जिसने उसको अपॉइंट करा, बात खत्म. सर कंपनीज के केस में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं. सर पार्टनरशिप के केस में सर पार्टनर अपॉइंट करते हैं. जिसने अपॉइंट करा उसको रिपोर्ट सबमिट करो, बात खत्म सर. आगे बढ़ो. सर ऑडिट मैंडेटरी है, वॉलंटरी है? सर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है सर इस पे. सर कंपनीज के केस में, बेटा ये कंपनीज लिखा हुआ है जो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा अभी. कंपनीज के केस में सर ऑडिट इज मैंडेटरी. ओके सर. मतलब आपको सर लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ आ जाए ना, वो ध्यान रखना कि सर राजू एलटीडी लिमिटेड. ठीक है, तो वो समझ जाना सर कंपनी है. कंपनी है और वहाँ पे सर ऑडिट मैंडेटरी है, इस बात को ध्यान में रखना. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. सर बाकी अदर के लिए सर मैंडेटरी नहीं है, तो सर वॉलंटरी करवा सकते हो ना, अलाउड है सर. ऐसा थोड़ी ना है, मना थोड़ी ना करेंगे सर. सर तो सर कंपनीज के केस में तो सर मैंडेटरी है, अदर्स के केस में सर वॉलंटरी दे हैव द ऑप्शन. और टैक्स ऑडिट का रेफरेंस दे सकते हो कि सर अगर एंटिटी पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स ऑडिट अप्लाई होती है तो सर उस पर टैक्स ऑडिट होगी. ठीक है सर. डन. क्लैरिटी. डन डन डन. यहाँ तक अगर आपका हो गया है, एक बार वीडियो को पॉज कर लो.
और जितना पढ़ाया मैंने उसको 10 मिनट एक बार, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट एक बार रिवाइज कर लो। फिर एक फ्रेश टॉपिक आपको बताऊंगा पूरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा चांसेस उसी के आने के। ठीक है, मैं एक बार पानी वानी पी लेता हूँ, तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पर अच्छे से करो, और एक बार फिर इस टॉपिक को बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ में देखना। ठीक है, यस पीपल, आगे बढ़े। अब देखो अपन जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कॉन्सेप्शुअली समझना। जब समझा रहा हूँ तो बस कॉन्सेप्शुअली समझना, घर पे एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा तुम्हें, कोई लोड की बात नहीं है। अश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें अपन तीन चीज़ें पढ़ेंगे सर। कितनी चीज़ें पढ़ेंगे सर? तीन चीज़ें, मीनिंग, एलिमेंट्स और टाइप्स। आप बस फोकस करते हुए चलो। सर टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट में है रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिट, लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू, एई डीलिंग विथ अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विथ मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टेप बाय स्टेप चलना। मैं क्या बोलता हूँ सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट में मतलब कुछ अश्योरेंस तो देंगे हम। हाँ सर, कुछ अश्योरेंस तो हम देंगे, ठीक है सर। मैं तुमको पहले रीजनेबल अश्योरेंस का, ऑडिट का, जो तुम समझ के आए हो उसको एक बार रिपीट करता हूं, ताकि हम ये एलिमेंट्स वाला पोर्शन और मीनिंग वाला पोर्शन समझ लेते हैं। सर मैंने अगर तुम्हें यही कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करा दिया तो ऑटोमेटिकली अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स और मीनिंग तो कवर हो ही जाएंगे, लिंक तो हो ही जाएगा। अरे ये छोटा बेटा है घर का, छोटे बेटे को मैंने पूरा समझा दिया तो भाई पूरे परिवार को तो तुम समझ ही जाओगे। हाँ सर, आओ ना मेरे साथ में। तो एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट का अपन एग्जांपल लेते हैं। सर ऑडिट में हमने मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें करी थी। एक शेयर होल्डर था और सर एक ऑडिटर था। अब मैंने कहा बस नामकरण चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। सर मैनेजमेंट को प्यार से आज तुम बोलोगे अश्योरेंस एंगेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर क्या बोलोगे सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर फॉर प्रिपेरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हो ना, अब क्या बोलोगे सर? सब्जेक्ट मैटर। बस नाम चेंज हो रहा है, योगी जी को बुलाया मैंने, नाम चेंज करवा रहा हूँ। ठीक है सर। सर ऑडिटर वर्ड यूज होता था, अब ऑडिटर की जगह बड़ा वर्ड यूज करेंगे सर, प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर कौन होता है? अगेन चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ओके सर। सर यहां पे सर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की जगह वर्ड यूज करो सूटेबल क्राइटेरिया। ओके सर। सर ऑब्वियसली सर यहाँ पे भी रिपोर्ट बनाई जाएगी और किसको दी जाती है सर? शेयर होल्डर? नहीं 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 नहीं, इंटेंडेड यूजर। समझे क्या? क्या ये बेसिक बातें समझे? मतलब मैंने क्या करा सर, योगी जी को बुलाया, नामकरण चेंज, नाम चेंज करा सबका, खत्म। सुनो ना, सुनो ना, क्या क्या नाम अपन ने चेंज करे। सर मैनेजमेंट को प्यार से क्या बोला सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोला सर? सब्जेक्ट मैटर। सर शेयर होल्डर को बोला सर इंटेंडेड यूजर। सर ऑडिटर को क्या बोला सर? प्रैक्टिशनर। ठीक है सर, समझे? तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट डिस्कस हो गए। ठीक है, एक बार मैं आपको मेन नोट से करवा दूँ। चैप्टर 1। देखो, अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट के आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे सर। एलिमेंट्स में पहले थ्री पार्टी रिलेशनशिप। थ्री पार्टी रिलेशनशिप कौन सी है सर? RIP, रिप, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, प्रैक्टिशनर। सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है सर? जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर इंटेंडेड यूजर सर जिसको अश्योरेंस रिपोर्ट दी जाती है, जिसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करी जा रही है। सर पी से कौन है सर? प्रैक्टिशनर, जो एक्चुअल में अश्योरेंस दे रहा है। हाँ सर। सर प्रैक्टिशनर और ऑडिटर के बीच में डिफरेंस बताना। सर ऑडिटर तो बस ऑडिट करता है। सर प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म, परिवार, बड़ा परिवार। ऑडिटर तो बेटा, परिवार, प्रैक्टिशनर, ठीक है। सर प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म एज कम्पेयर टू द ऑडिटर। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज को समझना, थ्री पार्टी रिलेशनशिप हो गई। देन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। सर ये अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर सर प्रिपेयर कौन करता है सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और सर इस पे सर एग्जामिन कौन करता है सर? प्रैक्टिशनर। ओके सर। सर suitable criteria is like your benchmark used to evaluate the subject matter. Again you need to obtain sufficient appropriate evidence, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड सर यहाँ पे रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट दी जाएगी। तो सर अब एलिमेंट्स आपको फील में बहुत ईजी लग रहे हैं क्या? एग्जाम में 4 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। जस्ट कनेक्ट द डायग्राम एंड आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ, जस्ट इस मीनिंग को एक बार रीड करो। सर engagement in which practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended user, shareholder था ना अपने एग्जांपल में, other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against the criteria। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के कीवर्ड्स यूज करके इन्होंने एक डेफिनेशन बना दी। आपको समझ तभी आ सकती है जब आप इसको लॉजिकली पढ़ लो। समझे सर?
हाँ सर, अभी आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड एलिमेंट्स अपन ने डिस्कस करा। अब टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, मैं आपको पहले रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस पे फोकस करा रहा हूँ। बताओ भाई, ऑडिट के बारे में तो तुम्हें सब पता है सर। रीजनेबल अश्योरेंस सर, ऑडिटर अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर आई शुड से, टू गैदर ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म कंक्लूजन्स। सर ये रीजनेबल कंक्लूजन्स फॉर्म करता है और सर ये हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देता है। सर ये हमें पता है सर, हम पढ़ के आए। मैं बोलता हूँ अब कंपेयर करो सर लिमिटेड अश्योरेंस को। सर लिमिटेड अश्योरेंस क्या होता है सर? रिव्यू, सुनना, एग्जाम्पल समझना कॉन्सेप्चुअली। सर Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 इज योर ईयर एंडिंग। क्या होता है सर? ईयर एंड के बाद में तो आपकी ऑडिट होती है। तो क्वार्टरली क्या होता है सर? इनका रिव्यू करा लिया जाता है, लिमिटेड रिव्यू करा लिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में लिमिटेड रिव्यू वर्ड यूज होता है। सर ऑब्वियसली सर टाइम कम होता है तो डिटेल ऑडिट तो नहीं हो पाएगी। तो सर यहाँ पे क्या होता है सर? प्रैक्टिशनर क्या करता है सर? प्रैक्टिशनर लिमिटेड प्रोसीजर अप्लाई करता है, डिटेल प्रोसीजर अप्लाई नहीं करता। सर डिटेल प्रोसीजर में तो सर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, है ना? सर यहाँ पे तो सर लिमिटेड प्रोसीजर अप्लाई होते हैं। नॉलेज के लिए ध्यान में रख लेना, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है सर। सर लिमिटेड प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो सर कंक्लूजन्स भी लिमिटेड ड्रॉ करता है और लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस ही देगा सर, ऑब्वियसली सर ऑडिट से तो। ओके सर, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन होगा ही होगा। और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो ना, मेरी बात को सुनो। सर रिव्यू में क्या होता है सर? प्रैक्टिशनर, सर प्रैक्टिशनर या ऑडिटर, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। प्रैक्टिशनर सर अप्लाई लिमिटेड प्रोसीजर्स लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सर लिमिटेड प्रोसीजर लगाने के बाद में भी सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो वो लेते हैं और लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। इसलिए यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस वर्ड यूज़ करा है। एग्जाम में आपसे ये टारगेट करेंगे कि सर आपको केस स्टडी देके पूछेंगे सर ये कौन सा एंगेजमेंट है जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दी जा रही है, तो सर रिव्यू है। ठीक है, आपसे पूछेंगे सर यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस की जरूरत है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। लिमिटेड प्रोसीजर लगा रहे तो क्या हुआ सर? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेंगे। हाँ सर, तो आप ये पॉइंट्स मार्क कर लो, आपको यही पॉइंट्स आपको 3 से 4 नंबर दिला देंगे आपके एग्जाम में। बट डोंट गेट कंफ्यूज। सर ऑडिट सर डिटेल प्रोसीजर, सर रिव्यू सर लिमिटेड प्रोसीजर। सर ऑडिट एंड रिव्यू सर बोथ में सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना है सर। सर बट ऑडिट में सर हायर लेवल ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं सर, यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लोअर अश्योरेंस हायर अश्योरेंस वाली बात है। ठीक है सर, डन। एक चीज का ध्यान रखना सर, बोथ ऑडिट एंड रिव्यू इज डन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर अब ये क्या कहानी है बेटा? आज तक जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे सर वो हिस्टोरिकल ही होते हैं। सेल्स हो जाती है उसके बाद में तो उसकी एंट्री होती है, परचेज हो जाती है उसके बाद में तो उसकी एंट्री होती है, हाँ ना सर? हाँ, तो दैट इज योर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इवेंट हो चुके हैं। समझे क्या? क्या ये बेसिक बातें समझे तुम? हाँ सर। तो सुनो ना, मैंने तुम्हें क्या बोला अभी तक? सर मैंने तुम्हें रीजनेबल समझा दिया, लिमिटेड समझा दिया। बोथ इज डन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। राइट सर। सर रीजनेबल ऑडिट की बात है सर, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है सर। रिव्यू की बात है सर, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। ओके सर। सर बोथ इज डन ऑफ सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब नाउ फोकस ऑन द थर्ड केस, assurance engagement dealing with the matter other than historical financial information। सर ये तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का केस था, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का केस थर्ड वाला है। केस स्टडी फॉर्म में अगर आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का केस दिख जाए तो ध्यान रखना सर, या तो वो ऑडिट होगा या रिव्यू होगा। समझे क्या? हाँ सर, मैं आपको एक क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। एग्जाम में मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपसे कभी भी टारगेट कर लिया जाए। दिख जा भाई, दिख जा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लो। MTP मई 2024 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर आगे बढ़ो। अब मेरी बात सुनो, अब मैं बात कर रहा हूँ सर थर्ड केस, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का केस। सुनो ना मेरी बात को। सर आप सोचोगे सर अदर देन हिस्टोरिकल कौन सा? मैं बोलूँगा सर ये रिलेट करता है, इट रिलेट्स टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एंड सेकंड है अश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर, ये सेकंड वाला तो नाम याद रख के चल जाना, ये फाइनल लेवल पे डिस्कशन होता है, इंटर लेवल पे इसका डिटेल डिस्कशन है ही नहीं। सर हमारा फोकस रहेगा बस रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपको एग्जांपल देता हूँ। सर शार्क टैंक इंडिया आपने देखा है, तो शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा सर, उससे पूछते हैं अगले साल कितना कमा लोगे, 2 साल बाद में तुम्हारी क्या पोजीशन होगी। तो दैट इज व्हाट सर, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर करंट ईयर 25-26 है, फाइनेंशियल ईयर 26-27 का फिगर, 27-28 का फिगर भी एंटिटी ने बनाया,
दैट इज व्हाट सर। सर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो गए, एंटिटी के क्या एक्शंस हो गए सर, दैट इज व्हाट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब सुनो ना सर, हिस्टोरिकल तो नहीं है सर, ये प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर से रिलेटेड है, तो समझो सर। ऑब्वियसली सर यहाँ पे सर मैनेजमेंट कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेगा, अजम्पशंस के बेसिस पे ही तो सर ये डेटा आएगा कि सर सेल हमारी 25% बढ़ेगी, फिर 35% बढ़ेगी। हाँ सर, तो मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे फोकस भी किस पे रहेगा सर, अजम्पशंस पे फोकस रहेगा। ठीक है। So, sir, financial information based on assumptions about events that may occur in future and the possible actions by the entity. Okay, sir. Sir, examination is not of historical financial information. ठीक है सर। अभी मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ये 3 तो लिखने ही लिखने एग्जाम में, इन्हीं पे फोकस है। भाई प्रैक्टिशनर का फोकस अब किस पे रहेगा, पूरे के पूरे कंटेंट पे सर, अजम्पशंस पे। तो और प्रैक्टिशनर क्या देखेगा कि सर जो भी मैनेजमेंट ने अजम्पशंस लिए सर वो रीजनेबल है या नहीं है। सर मटेरियल अजम्पशंस मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिए नहीं कर दिए। और सर फाइनेंशियल पीएफआई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। 3 पॉइंट्स आर देयर। तो पहले तो क्या एक माहौल बनाना कि सर ये फ्यूचर के इवेंट्स है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस है। फिर प्रैक्टिशनर किस पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा कि सर मटेरियल अजम्पशंस रीजनेबल है क्या, जिसके बेसिस पे पीएफआई बना है। सर सारे मटेरियल अजम्पशन डिस्क्लोज कर दिए गया। और तीसरा सर पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। प्लीज 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 ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, दिस इज रिलेटिंग टू फ्यूचर एंड फोकस इज ऑन assumption। ऑब्वियसली सर हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस तो नहीं होगा सर, इट इज़ अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। और सर मैं आपको लैंग्वेज बताऊँ तो लैंग्वेज यहाँ पे जो ऑडिट ओपिनियन में जो ओपिनियन पैराग्राफ में यूज़ होती है वो नेगेटिव टोन ऑफ लैंग्वेज यूज़ होती है, लाइक नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन। समझे क्या सर, क्या ये बातें आप समझे, प्लीज़ प्लीज़ लॉजिकली समझ लो, याद वापस हो जाएगा, उसका लोड मत लेना, ये वाला टॉपिक को लॉजिकली समझ लो। ठीक है सर, समझे सर। तो हमने क्या करा सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 कैटेगरीज में बांटा सर, रीजनेबल, लिमिटेड, दैट इज अबाउट द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड केस इज सर अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद द मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जिसमें सर दो बातें थी सर, दो बातें थी रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अश्योरेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एंटिटी। मैंने बोला इस पे फोकस करके चलना, 4 नंबर का क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में पूछा था इस पे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये भी बताया था कि कैसा क्वेश्चन आएगा, वैसे ही क्वेश्चन आया था। ओके सर, ठीक है। आपको मैं बोल देता हूँ इंस्टीट्यूट ये पॉइंट्स नहीं लिखे नंबर नहीं देगा, ये पॉइंट्स 3 तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है सर, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस की बातें करनी है, नेगेटिव लैंग्वेज की बातें करनी। देन सर क्या ये बातें आपको समझ में आती है? हाँ सर, बेटा ये एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके देख लो, ये कंटेंट आपको अब पिक हो जाना चाहिए। देन सर आगे बात करूँ, हाँ अभी बस लास्ट टॉपिक है मेरा। द लास्ट टॉपिक है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। प्लीज़ 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 5 to 7 मिनट्स और लूँगा तुम्हारे और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। सर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, नाम पे ही फोकस करो सर, अश्योरेंस नहीं दी जा रही है। फर्स्ट एमसीक्यू कैन बी टारगेट ऑफ एन, मतलब इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू टारगेट रहेगा यहाँ पे 2 नंबर का। सर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट में सर कोई अश्योरेंस नहीं दी जा रही, कोई ओपिनियन नहीं दी जा रहा, पहली बात को ये दिमाग में बिठा लो। सर नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर। ओके सर। सर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है ना सीए फाइनल लेवल का है, पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, इसको एक ओवरव्यू दिया है, पर ओवरव्यू 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ते हैं सर, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज का। इंस्टीट्यूट के अगर बुक में जाओगे तो आंसर मतलब बहुत ही गंदी तरीके से दे रखा है, तो मैंने इसको समझाने के लिए बाइफर्केशन कर दी है। ओके सर, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज एसआरएस सर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, SQC1 तो अप्लाई होता है इस पर, ये बात को ध्यान में रख के चलना। तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें मैं 2 बातें आपके साथ में करूँगा, दोनों ही सर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। द फर्स्ट इज ऑफ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या केस है सर? सर एक्स लिमिटेड और प्रैक्टिशनर, इन ये दोनों चाय पे बैठे, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर हुआ। मतलब सर एक्स लिमिटेड प्रोसीजर बताएगा कि भाई प्रैक्टिशनर तुझे क्या करना है, तू वो करके दे और अपनी रिपोर्ट बना दे, जो जो तेरी फाइंडिंग्स है फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बना के दे दे, बात खत्म। मतलब सर अश्योरेंस नहीं देनी, नहीं ना। एक्स लिमिटेड ने प्रैक्टिशनर को बोला देख भाई मेरे डेटर के है ना करीब करीब 1000 बैलेंसेस पड़े हैं, तो एक काम कर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगा और सबके बैलेंसेस मैच करा के मेरे को दे दे, बात खत्म कर और अपनी रिपोर्ट बना के दे देना, फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट, दैट इज योर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर केस। डन सर। सेकंड इज ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, अगेन नो अश्योरेंस इज गिवन। द कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब सर इट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ ऑफ मैनेजमेंट। पर समझो ना सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडिया के डिस्क्लोजर्स कितने खतरनाक है, ऑब्वियसली सर किसी की एक्सपर्ट की नीड लग सकती है।
तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। प्रैक्टिशनर को बोले कि प्रैक्टिशनर प्लीज असिस्ट अस। क्या वर्ड यूज करा है? असिस्ट। काम तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर विल असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड प्रैक्टिशनर फिर क्या करेगा सर? एक कंपाइलेशन रिपोर्ट बना के दे देगा, कोई अश्योरेंस नहीं दी जाएगी, कोई अश्योरेंस नहीं दी जाएगी, ये बात को ध्यान में रख के चलना। तो सर आप इंस्टीट्यूट का अगर देखोगे तो नॉट वेरी सिस्टमेटिक ओवरव्यू हैज़ बिन गिवन। मैंने आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में बहुत तरीके से लिखवा रखा है, इतना ही पता होना चाहिए तुमको। दोनों ही केस में सर नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है? क्या क्या ये बात आपको समझ में आती है? भाई साहब स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज पे इंस्टीट्यूट ने आज तक क्वेश्चन टारगेट नहीं करा है। योर अटेम्प्ट कैन बी अ गोल्डन अटेम्प्ट जहाँ पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। प्लीज़ टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बढ़िया और तरीके से ओवरव्यू दिया है, इसको करके जाना। ठीक है सर? डन 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 डन। मज़ेदार तरीके से आपको इससे अच्छा वन शॉट रिवीजन नहीं मिल सकता, जहाँ पे आपको कम टाइम में कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ऐसा नहीं बस जो लिखा है बोले जा रहा हो, ऐसा नहीं चलता भाई हमारे यहाँ पे। के साथ में सर जो जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे टारगेट करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो मैंने शार्क टैंक का एग्जांपल दिया ना, इसी के बेसिस पे इंस्टीट्यूट की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको बना के देगा। ठीक है? जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा भी है रिसेंट अटेम्प्ट्स में। ठीक है? मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना। मेरे को मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से कि भाई बच्चा देख रहा है, ठीक है? वरना किसके लिए बनाऊंगा? तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ। ठीक है? चलो, थैंक यू।